बेनिफिट्स टू कंट्रीज, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो हेल्प करते हैं इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज विच इज used for meeting for the expenses which we have to incur on imports of capital goods, technology, petroleum products, fertilizers. ठीक है ना? Means international business जो है it helps country to earn the foreign exchange. ठीक है ना? और यही फॉरेन एक्सचेंज आपके डोमेस्टिकली जो प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है ना? जब आप बाहर सामान अपना एक्सपोर्ट करोगे तो आपको वो क्या देंगे? फॉरेन एक्सचेंज देंगे, डॉलर्स देंगे फॉर एग्जांपल। उन्हीं डॉलर्स को यूटिलाइज करके आप मशीन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी को मंगवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज जो होगा उसमें अर्निंग्स बढ़ेंगी। सेकंड आ जाएगा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखिए इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो कंट्रीज की हेल्प करता है, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज हो सके। देखिए हर कंट्री किसी न किसी चीज में अपने आप में स्पेशलिस्ट है और वहां उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो तरीके से होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल यूज करके होती है। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री का अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या अपना बनाने का तरीका डिफरेंट है, इकोनॉमिकली है, एफिशिएंटली है। तो कभी कभी हम मानते हैं कि जब हमारी कंट्री के पास कुछ सरप्लस प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज को भेज देते हैं ताकि वहां से फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। तो इंटरनेशनल बिजनेस का एक ही मतलब मान के चलो प्रिंसिपल है, प्रोड्यूस करो व्हाट योर कंट्री हैव। आपकी कंट्री के पास क्या क्या है आप उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, उसको एफिशिएंटली यूज करो। सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है तो उसको दूसरों के साथ यूज करो, ठीक है ना, उसको दूसरे को दे दो ताकि वो भी उसको यूज कर सके। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस का ये भी बेनिफिट्स है कंट्रीज के लिए कि उनका जो रिसोर्सेज है, जो उनके वहां के रिसोर्सेज है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अमंग डिफरेंट डिफरेंट नेशंस और इससे सबको बेनिफिट मिलता है। हमारी कंट्री को तो अर्निंग्स हो जाती है, दूसरी कंट्रीज को सामान मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत बेटर है। थर्ड आ जाता है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं कंट्री की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो डेवलप करता है। आपने देखा होगा अंडर डेवलप कंट्रीज भी होती है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, जितना सरप्लस है वो फॉरेन को कंट्रीज को सेल कर देती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है, फिर उन कंट्रीज से इंपोर्ट, टेक्निकल हाउ हम कह सकते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, वो मंगवा लेती हैं। जैसे यहाँ साउथ कोरिया, चाइना का भी एग्जांपल दिया हुआ। इनका मेन वही था कि जितना से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और अपने आप को फ्लरिश करो। आप जितना सामान बाहर दोगे उतना ही इनकम आपकी कंट्री में आएगी, आपकी कंट्री में ही ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी आपकी कंट्री में। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस करो जहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हो। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स हायर करो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कंट्री को भी काम मिल रहा है और बाहर भी मिल रहा है। ठीक है ना? यहाँ से जब सामान हम बाहर भेजेंगे तो बाहर भी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अपनी कंट्री में उसको बनाने में भी एम्प्लॉयमेंट बनेगी। तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ इंक्रीज होगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है, पोटेंशियल्स है, वो भी इंक्रीज होंगे। फोर्थ इज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो हर कंट्री को एक ऑप्शन देता है एक तरह की कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज जो नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पेट्रोलियम नहीं प्रोड्यूस हो सकता तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो वो कहा जाता है ना कि बना होता कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इसको यूटिलाइज कर सके। तो इससे क्या होगा, जब हमें वो चीज भी मिल जाएगी जो हमारे यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे को आदत हो जाएगी अच्छी चीजों की
हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इससे डेवलपमेंट और अंडर जो डेवलप कंट्री हो रही है या अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको बेटर मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर? बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स टू फर्म। फर्स्ट आ जाएगा प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट्स। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, अगर हम बात करें स्पेशली वहां जहां फॉरेन कंट्रीज में जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है या प्राइसेस कम मिलते Good हैं और morning, ma'am. यस Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसी चीज की, यहाँ हमें जो प्राइजेस हैं वो लो प्राइजेस पे मिलते हैं और बाहर वही उन्हीं के हाई प्राइजेस मिलते हैं, तो ऑब्वियस है हम इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहेंगे, ठीक है ना, ग्रोथ करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस करने से जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हाई रहते हैं, इससे दूसरी कंट्रीज को प्रोडक्ट्स मिल जाता है, और कंपैरिजन करें अगर हम तो अपनी होम कंट्री से दूसरे के प्रोडक्ट्स हमें इजी और सस्ते लगते हैं। सेकंड आ जाएगा इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें देखिए फर्म्स जो है वो अपने सरप्लस प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज करती है, उस कैपेसिटी को बढ़ाती है और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, एक फर्म देखिए सिंपल चल रही है लेकिन उसको लग रहा है अगर मेरे पास सरप्लस है प्रोडक्शन और मैं इसे बाहर बेच के प्रॉफिट अर्न करूं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वो सारा यूटिलाइज कर रहे हैं ना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है मार्केट में डिमांड बहुत है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हो सकता है उनकी डिमांड नहीं हो उन प्रोडक्ट्स की। तो कहीं ना कहीं जो फर्म्स हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी अगर कम हो जाएगी तो इससे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का यह मतलब क्या है, जो भी हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस में देने से अपना प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेंगे, जब हम इसको अपनी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने का मतलब ही क्या है, कॉस्ट जो पर यूनिट है वो हमारी कम हो गई, और जब कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम हो गई तो प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे किसी भी चीज के, ठीक है ना, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। एक चीज हम 10 की देते हैं वही चीज अब हम 5 में प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ऑब्वियस है बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। जब डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केट में, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में एक सैचुरेटेड पॉइंट पे आ जाती है, मींस ना डिमांड बढ़ रही है ना कुछ हो रही है, तो हम इंटरनेशनल बिजनेस करके उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इंप्रूव होगा, औरों से हमारी ओवरसीज मार्केट मतलब बाहर की मार्केट में हमारी पहचान होगी एक तरह की, ठीक है ना। और इससे कह सकते हैं कितनी सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं डेवलपमेंट कंट्रीज की वो क्यों इधर आती है, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो यहाँ डिमांड कम है उनको बढ़ा सके, यहाँ डिमांड को अब इंक्रीज कर सके। तभी तो मैंने जैसे एमएनसी का एग्जांपल लिया था, कितनी सारी एमएनसी है जो हमारे इंडिया में आ जाती है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ डिमांड बढ़ रही है पर यहाँ वैसे प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को देखते हुए, प्रॉफिट्स मार्जिन को देखते हुए यहाँ पर जो कंट्री है वो एंटर कर जाती है, ठीक है ना। चाहे हम भी हो, हमें लगता है चाइना में इस चीज की डिमांड हमारे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं भेजेंगे, हम तो भेजेंगे वहां, क्योंकि हमें पता है इससे हमारा प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट।
जहाँ इंटेंस कंपटीशन होता है डोमेस्टिक मार्केट में, वहाँ इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है। मतलब जहाँ कंपटीशन लेवल है, देखो वहाँ जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ग्रो करता है, वो एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन है, डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन लेवल को बढ़ाने के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस को इम्प्रूव किया जाता है, फ्लरिश किया जाता है। फिर है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन की बात करें, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो एनेबल्स करता है फर्म को टू इम्प्रूव देयर बिजनेस विजन, मतलब सोचने का, देखने का तरीका जो है उसको चेंज करो, ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओ ताकि आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाओ, डाइवर्सिफिकेशन लाओ, डिपार्टमेंट्स बनाओ, स्ट्रेटजीज लगाओ ताकि जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है वो इम्प्रूव हो सके। तो कहीं ना कहीं आप देखो सोच बदल जाती है, एक छोटे लेवल पे आप काम करते हो और एक आप बड़े लेवल पे जब काम करने लग जाते हो तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस है इंप्रूवमेंट आएगी ना आपकी सोच में, आपकी बिजनेस की विजन में, ठीक है ना। तो ये सारा इसके पॉइंट्स है। क्लियर? उस दिन जो टेस्ट हमने लिया था उसमें काफी बच्चों ने अच्छा ही लिखा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल बिजनेस। पर अभी सबने टेस्ट नहीं दिया, कई बच्चे टेस्ट दे के सेंड नहीं करते टेस्ट को। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना टेस्ट को सेंड कर दिए करें, ठीक है ना। तभी आपका पता चलेगा आपको क्या आता है और कितना आता है, कहाँ मिस्टेक्स हैं आपकी। नेक्स्ट इसमें तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का प्रोसीजर है। हाँ जी, इस चैप्टर में हमने रीजंस किए थे, नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, plus difference between national and international business, and benefits of international business. Any doubt in this topic? Yes, any doubt in this topic? इसमें जो MCQs हैं इसमें जो MCQs आते थे वो वैसे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर होता था मोस्टली उसमें होते थे, ठीक है ना। फिलहाल वो प्रोसीजर काट दिया गया है, तो इनके डिफरेंस पे आ सकता है आपको, ठीक है ना। फिर आ सकता है विच ऑफ वन ऑफ द कंट्री इज नॉट अमंगस इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो आपको पता हो किनके साथ हमारा जो है मेन ट्रेड हम नहीं करते, ठीक है ना। जैसे इसमें ऑप्शंस है USA, जर्मनी, UK या न्यूजीलैंड। किसी को पता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स? किसके साथ हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते, विच कंट्री? USA, जर्मनी, न्यूजीलैंड या UK? न्यूजीलैंड।
फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस इंपोर्ट आइटम्स। कौन सी आइटम्स है जो हम इंपोर्ट नहीं करते, बाहर से नहीं मंगवाते। फर्स्ट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑयल एंड पेट्रोलियम, मशीन्स, या पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। बताइए 4 ऑप्शंस में से। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगेस्ट इंपोर्ट आइटम्स। हम क्या बाहर से नहीं मंगवाते। फर्स्ट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑयल एंड पेट्रोलियम, मशीनरीज, या पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। मैम आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है। ये नाम से ही पता चल रहा है ये हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया उल्टा बाहर देता है, तो हम इसे इंपोर्ट नहीं करते। Which one of the following is not among us India's major export items? कौन सी जो है हम एक्सपोर्ट नहीं करते। टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, ज्वेलरी, बासमती राइस, या ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑयल एंड मैम। ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको पता होगा। ज्यादातर इसके जो बिल्स होते थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर होता था, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो मैंने उस दिन भी आपको कुछ बता रही थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो मोस्टली क्वेश्चंस होते थे वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काफी होते थे, पर अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो अब काफी लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। ये है कि डिफरेंस आ सकता है, उसके बेसिस पे काफी पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड का हमारे पास है। What is international business, how it is different from domestic business, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर देन इंटरनेशनल ट्रेड, तो कंपेयर करके बताना है, कमेंट करना है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर देन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए 2 वर्ड्स है, इंटरनेशनल बिजनेस और एक है इंटरनेशनल ट्रेड। अब दोनों में फर्क क्या है, बिजनेस में और ट्रेड में। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब की बात करते हैं जब हम बिजनेस की बात करते हैं। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम देखें कौन सा वाइडर या ब्रॉडर टर्म है, तो इंटरनेशनल बिजनेस ब्रॉडर टर्म है और इंटरनेशनल ट्रेड एक छोटा सा उसका पार्ट है। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, मीन्स ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दी कंट्रीज। पर बिजनेस में आप मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हो, कैपिटल भी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, नॉन टेंजिबल आइटम्स का भी कह सकते हो, इसमें पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस जो है मच ब्रॉडर है टर्म एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इसी टाइप के हैं। डिफरेंस, जैसे मैंने बोला डिफरेंस के बेसिस पे आपको आ सकता है। डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये वही फर्स्ट डिफरेंस है। नेशनैलिटी के बेसिस पे देखें तो डोमेस्टिक बिजनेस में बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू सेम कंट्री, वाइल अगर इंटरनेशनल बिजनेस में देखें तो बायर्स एंड सेलर्स कम अक्रॉस विद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो इन्होंने जिस पॉइंट के ऊपर डिफरेंस पूछा आपने उसी पॉइंट पे बता देना। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कह सकते हैं डोमेस्टिक में फैक्टर्स आर मोर मोबाइल, क्यों, क्योंकि फ्रीली है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में लेस मोबाइल। तो ये वाला भी एक पॉइंट हमने किया हुआ है। तो इनके बेसिस पे आ सकता है। फिर कोई पॉइंट उठा के उस पे आ सकता है, जैसे हाउ डिड इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स टू रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन। ये एक पॉइंट हमने किया ना अभी बेनिफिट्स का, कि इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्यों इंप्रूव करता है, क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज से हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज मंगवा सकते हैं जो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मतलब आज जो हमारे पास नहीं भी है ना वो भी हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके बेनिफिट से हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हुआ।
और इसी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आ सकता है, गिव एनी 3 डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल, फिर 3 बताने आपने सिर्फ, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्स पे थे, पर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे कट चुके हैं, फाइनल एग्जाम अभी कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके एग्जाम